चलो बना। हाँ बेटा बनाना चालू करो, अभी आपको समय दे रहा हूँ। प्रॉपर ये फोटो को बनाइए और एक बार मेरी बनाते बनाते मेरा गाना फिर से सुन लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट होता है, जैसे कि इंडक्टिव होता है, जैसे कि रेजोनेंस होता है। इंडक्टिव में अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुश करके स्टेबलाइजेशन किया जाता है। रेजोनेंस में पाई क्लाउड या नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइजेशन होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ कार्बोकेटाइंस ऐसे थे जो नेचर में तो स्टेबल थे। अब हम कैसे प्रूफ करें कि वो स्टेबल है? तो हमने एक थ्योरी बनाई, द थ्योरी इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने ऐसा सजेस्ट किया इस चीज़ को समझ, क्योंकि ऐसे कंपाउंड ऐसे कार्बोकेटाइन तो बन रहे थे नेचर में। क्यों इनको बनना इजी हो रहा था? ज़रूर कुछ इनको नेचर ने कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दी होगी। उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का नाम दिया हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, जिसमें पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। उसका हाइड्रोजन डीलोकलाइज करता है, अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये बाजू वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है, इससे कई लोग इस हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। हाइपर एक्टिव कॉन्जुगेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा पाई बन रहा है। सिग्मा पाई बन क्यों रहा है सर? क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन मिल रहा है भाई। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो हो गया। इंडिविजुअली एक आदमी ऐसा काम कर भी लेगा, लेकिन केवल sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बाजू वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कार्बन ही का हाइड्रोजन ही ये काम कर सकता है, बाकी लोग नहीं। सच अ स्टेबलाइजेशन बिकॉज इस कार्बन के प्लस को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिल गए तो संतुष्ट है, स्टेबल हो गया। ऐसे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के इफेक्ट को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट थ्योरी ने नाम दिया। आगे बढ़ सकता हूँ? एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइम से। एग्जाम्पल रोमन नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, ये फोटो बना लेंगे। क्या ये बीच का कार्बन जो कार्बोकेटाइन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ सर, कार्बोकेटाइन प्लस है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ही। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू में कार्बन है? हाँ सर, ये भी sp3 है, ये भी इसके दो बाजू हैं सर। इस कार्बन पास कितना हाइड्रोजन? 3। इसके पास कितना हाइड्रोजन? 3। तो टोटल कितने हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन देने के लिए तैयार है? ये 3 और ये 3 सर, यानी कि 6। तो बेटा दिस इज स्टेबलाइज बाय 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसलिए यहाँ पे HC आप लोग मत लिखना, पूरी इंग्लिश लिखना। The above carbocation is stabilized by 6 hyperconjugating hydrogens। हेलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. रोमन नंबर ये चिन्ह मत बनाना बेटा, ये एक्चुअली ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह इसने बच्चे ने बनाया हुआ है, पर चलो छोड़, कोई बात नहीं, अपन इंग्लिश ही लिखेंगे। ऊपर की इंग्लिश पहले लिख लो, ये मोर स्टेबल मत लिखना अभी पहले मैं आपको कंपेयर तो करा दूँ। केवल आपने अभी ऊपर वाले के लिए इंग्लिश लिखी है कि द अबव कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स। हेलो, इतना लिखो तो हाँ बोलो। तो ए और बी दोनों कार्बोकेटाइन है। इंडक्टिव के हिसाब से दोनों की तरफ दोनों की तरफ दो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो दोनों की डिग्री 2 है। इंडक्टिव के हिसाब से तो टाई हो गया। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन का फिर काम क्या है सर? बेटा ऐसे ही टाई ब्रेकर्स को सेट करने का काम है। एक्चुअली बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने देख भी लिया है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इंडक्टिव में तो फिर भी अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को केवल धक्का मारा जाता है थोड़ा सा, जैसे वो जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिविटी वाली बात है। इसमें तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसलिए सच्चाई ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। रेजोनेंस में भी एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक लगभग रेजोनेंस जैसा ही स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है। ताकत दोनों की बराबर है। इतना आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, तो सर अगर ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर स्टेबल है? नहीं बेटा, कौन ज़्यादा स्टेबल है ये बता पाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। आप भी कॉमन सेंस लगा लो। इस कार्बन को जब प्लस बनाइए तो कितने हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके खड़े थे इसके पास? 6 लोग। कह रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग से ले लो। ये जब कार्बोकेटाइन बना बेटा, तो इसमें देखो बाजू वाला कार्बन ये है और ये है। इधर तो 3 है लेकिन इधर 2 है बेटा। बाजू वाले sp3 हाइब्रिडाइज, इमीडिएट बाजू वाले के हाइड्रोजन बस देखने, तो ये तो 2 हैं और ये 3 है। मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं? 5। तो बेटा तुम बताओ, जिसको 5 जगह से पैसा आ रहा है वो ज़्यादा खुश कि जिसको 6 जगह से आ रहा है?
जिसको तो मतलब जो कौन वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ए की बी, ऑब्वियसली ए ज़्यादा स्टेबल है, तो वही लिख दिया मोर स्टेबल। आगे बढ़ सकता हूँ, लिखो तो हाँ बोलो, बस कीजिए। पेंट टू इन का रिएक्शन में HBr से कराया, दो प्रोडक्ट बने ए और बी। मेजर प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो ज़्यादा परसेंटेज में बनता है, वही बनता है जो ज़्यादा औकात रखता है बनने की, और दूसरा जो माइनर होता है वो कम प्रतिशत बनता है। पर दो कई बार सवाल आपसे दोनों प्रोडक्ट पूछते हैं, आपको मुझे बताना है दो प्रोडक्ट क्या होंगे और मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा और क्यों होगा। शायद ये सवाल को करने में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन आपको न पता होता तो आप फंस जाते। आप मार्कोनिकॉव यहाँ लगाओगे फिर भी आपके लिए दुविधा बनी रहेगी। एक ने हाँ बोल दिया है, बाकी लोगों कोई रोकना चाहेगा कि आगे बढ़ जाऊं? कोई नहीं रोकना चाहेगा, हो गया, ठीक है। तो पहले किसने हाँ बोला है? दीदी, दीदी की आवाज़ आई थी कोई? दीदी अनम्यूट करो बेटा, कौन है? सर मैंने। हाँ बताओ बेटा, ए कौन है? सर 3 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन। ए कौन है बेटा? ए दो लोग नहीं हो सकते। सर मेजर 2 ब्रोमोपेंटेन। ए है 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है बेटा, देख लेते हैं। अब बेटा जो दो कंपाउंड है वो सामने देख लीजिए। ए यहाँ पे बनाया है, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ए यहाँ पे बना है 2 ब्रोमोपेंटेन और वो मेजर है। बी बना है 3 ब्रोमोपेंटेन, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अब बेटा आइए थोड़ा सा कॉमन सेंस हासिल कर लें कि ऐसा क्यों हुआ सर। बेटा देखो होगा ये, हम सब जानते हैं मैकेनिज्म के आधार पे। सबसे पहले सर H+ अटैक करेगा और H+ अटैक के बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन सर हो सकता है दूसरे वाले में बने, हो सकता है तीसरे वाले में बने। अब बेटा किसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? तो सर दोनों 2 डिग्री, तो ये तो टाई हो गया। तो टाई ब्रेक कौन करेगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले वाले में देखोगे बेटा यहाँ होगा H3 और यहाँ होगा H2, मतलब पहला वाला कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है? 5। और इसको देखो बेटा तो यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2, ये कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है? 4। तो बेटा खुद बता दो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? ऊपर वाला जो ज़्यादा स्टेबल हो गया और ज़्यादा बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट वही बनाएगा। तो 2 वाला जब 2 में कार्बोकेटाइन था वो ज़्यादा स्टेबल है। हेलो, समझ में आता है बच्चों? बोलना पड़ेगा। HBr के केस में ही वैलिड है क्योंकि बाकी के HX जो हैं वो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना योग्य नहीं होते। तो सच्चाई यही है कि स्टैटिस्टिकली केवल HBr के साथ ही ऑब्जर्व किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके पीछे की थ्योरी ज़रूर है पर वो आपको आवश्यक नहीं। हालांकि जब कभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा ना तो मैं ये काइनेटिकली स्टेबल और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वाली बात कर दूंगा, है ना। वो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी पहाड़ चढ़ने वाली बात से रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बहुत ऐसा नहीं बहुत तुर्रम खान चीज़ है, पर हाँ अभी वेग है बेटा फ़िलहाल हमारे लिए, फालतू तो छोड़ दे रहा हूँ मैं। तो ज़रूरी क्या है, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनी और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एडिशन क्या होता है, ये केवल ऑब्जर्व किया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये केवल किसके साथ ऑब्जर्व किया जाता है? हेलो, HBr के साथ। अगर HBr नहीं होगा तो ये ऑब्जर्व नहीं होगा, वही होगा जो नॉर्मली HX के साथ होता है। क्या देखा, क्या समझना है? आगे बढ़ना है बच्चों, सबको आगे बढ़ूँ? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाएं, लिख लिया सबने? अबे बोलो ना यार। चलो सबसे पहले बच्चों एग्जाम्पल लिख लो। ये भी हम एसिमेट्रिक अल्कीन के लिए बात कर रहे हैं। व्हाट डज एसिमेट्रिक मीन बच्चों? कि अल्कीन के ना जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग हों। जैसे ये CH2 है लेकिन इस तरफ H और H नहीं है, एक H है एक R है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब अब सर अगर आप HBr का ऐड करोगे ना तो H कहाँ ऐड करें Br कहाँ ऐड करें, फ़र्क पड़ेगा ना। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जो सिमेट्रिकली सेम ग्रुप्स ना रखता हो। ये रिएक्शन HBr के साथ होता है लेकिन सिर्फ HBr का इस्तेमाल नहीं होता। HBr के साथ सनलाइट और बेटा ये परऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और प्रिसाइसली हम कौन सा परऑक्साइड यूज़ करते हैं? बेंजोइल परऑक्साइड।
व्हाट इज़ बेसिकली अ परोक्साइड? परोक्साइड एक ऐसे कंपाउंड कहते हैं जिसमें ओ बॉन्ड ओ लिंकेज होता है। क्यों? क्योंकि ओ बॉन्ड ओ लिंकेज होने से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। बाकी जगह से क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1 आएगा। तो एक्चुअली परोक्साइड में एक ऐसा ऑक्सीजन होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो यहाँ पे देखो परोक्साइड किसके बीच में है? कार्बन के बीच में। तो बेंजोइक एसिड का ग्रुप होता है COOH बेंजीन में, तो उसका ही परोक्साइड है, इसलिए बेंजोइल परोक्साइड कहते हैं। और करके हम जनरल भी परोक्साइड लिख सकते हैं। जनरल परोक्साइड में हमको केवल ओ बॉन्ड हो चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली कई लोग ROOR भी परोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो परोक्साइड और HBr और सनलाइट की मौजूदगी में हो क्या जाएगा? सर देखो, हमने नॉर्मली पढ़ा था जब भी HX के साथ रिएक्शन होता है ना तो मार्कोनिकॉव होता है। मार्कोनिकॉव में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट यानी कि X माइनस उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जाता है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। हेलो, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। सनलाइट और परोक्साइड की मौजूदगी में HBr उल्टा काम कर देगा, मतलब नेगेटिव पार्ट विच इज़ Br माइनस उस डबल बॉन्डेड कार्बन जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। देखो H2 में ज़्यादा है, यहाँ चला जाएगा। ये पहले प्रोडक्ट बना लो बच्चों। कई लोग कहेंगे सर अरे अलग कैसे हो गया सर, हमने तो कॉमन सेंस से समझा था कि उस पर इसलिए जाता है क्योंकि कार्बोकेटाइन वहाँ स्टेबल है, यहाँ क्या हो गया सर? आइए इसका कॉमन सेंस जाने, सिर्फ रटना नहीं है, या आपको इसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन मिलेगा। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। पहले सुन लीजिएगा, फिर लिखने का टाइम दूंगा मैं। मैकेनिज्म देखते हैं पहले बच्चों। मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 है वो कुछ ऐसा है। क्लास एंड होने वाली है। अच्छा चलो ठीक, बता दिया बेटा। चलो, सबको आवाज़ आ रहा है मेरा बच्चों? बोलना पड़ेगा बेटा। हेलो, चलो बेटा मैकेनिज्म शुरू करते हैं। स्टेप 1 है बच्चों यहाँ पे ये स्टेप 1 में नाम भी लिखेगा, पहले आप लोग सुंदरता से ऐसे नाम लिखेगा। इस नाम कहलाता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन का अर्थ क्या हो गया सर? सामने देखो बेटा, जो कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करते हो विच इज़ बेंजोइल परोक्साइड, कोई भी परोक्साइड हो सकता था, मुझे बस ओ बॉन्ड हो चाहिए। एक्चुअली बच्चों HNU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को मैथमेटिकली HNU से देखा जाता है। तो HNU मतलब का अर्थ होता है सनलाइट की मौजूदगी। सनलाइट की मौजूदगी में होता ही है बच्चों होमोलिटिक फिशन। नाउ व्हाट इज होमोलिटिक फिशन? हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है बेटा? हेलो हेलो, नहीं तो विशाल शायद तुम्हारा, तुम अनम्यूट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा अब ये बेंजोइल पेरोक्साइड करता क्या है? सनलाइट की मौजूदगी में होमोलिसिस करता है। नाउ व्हाट इज होमोलिसिस? होमोलिसिस मतलब बेटा, पहले इसको कॉमन सेंस से समझ लो होमोलिसिस का अर्थ क्या होता है। बेटा मान लो कोई ए है और कोई बी है, इस ए और बी के बीच में अगर होमोलिटिक फिशन, जिसे होमोलिसिस भी कहते होगा, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। इसको शो करते हैं बेटा ऐसे हाफ हेडेड एरो के साथ। उससे होता है ये है कि अब ये बॉन्ड तो टूटा लेकिन इसने किसी में किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके और बी अपना ऑड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। और कभी भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी अगर बनते हैं होमोलिटिक फिशन से, तो बनने वाले स्पीशी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट? फ्री रेडिकल। हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा, एक आध को हाँ बोलना पड़ेगा जो जगह हैं। यस सर। चलो धन्यवाद। कोई कुछ पूछना चाहेगा बेटा कि आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं पूछना चाहेगा तो एक बार बेटा यहाँ पे समझ लो, ये बेंजोइल पेरोक्साइड बच्चों यहाँ फ़ोटो नहीं बनी है, तो मैं चाहूँगा आप लोग स्टेप 1 मेरे साथ ही लिख लीजिए क्योंकि कुछ संशोधन करा रहा हूँ ना मैं। स्टेप 1 में पहले नाम लिखो चेन इनिशिएशन बेटा सब लोग, और फिर ये फ़ोटो बना के होमोलिटिक फिशन के, यहाँ इस बच्चे ने शो नहीं किया है, मैं चाहूँगा आप इस बॉन्ड को थोड़ा सा लंबा बनाएं, लंबा मतलब सिंगल बॉन्ड ही है, और ऐसा हाफ हेडेड एरो दिखाएं क्योंकि होमोलिटिक फिशन जनरली सिमिलर एटम्स के बीच में होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। पहले फ़ोटो बनाओ और ये HNU के नीचे लिख देना सनलाइट। इतनी फ़ोटो बनाओ बेटा, फिर आगे भी कुछ नहीं करना है। और यहाँ इसका नाम क्या है? दिस इज़ बेंजोइल पेरोक्साइड।
चलो पहले इतनी फ़ोटो बनाओ और एच न्यू सनलाइट गिव्स करके रुक जाना है, इतना लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। रहिए लिखते भी चलिए कि जब पहली बार ये O बॉन्ड O टूटा तो ये ऐसे दो मॉलिक्यूल बने, क्या C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये O पे रेडिकल है। अब ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, वो कहेगा भैया मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी इस तैसी कराओ। तो बाजू वाले कार्बन कहेगा कि तू अपना बॉन्ड बाजू वाले कार्बन से तोड़, तो ये होमोलिटिक फिशन सनलाइट की मौजूदगी में फिर हुआ। उससे क्या हुआ बेटा, कार्बन यानी कि बेंजीन रिंग के कार्बन में अब रेडिकल आ गया। तो ये जो C है ना, ये कोई भी एक C में से कोई भी एक C जो होगा उस पर रेडिकल आ गया। और साथ में क्या बन गया बच्चों, ये C था, ये डबल बॉन्ड O, और एक रेडिकल आ जाएगा इस कार्बन पे, तो ये रेडिकल चेन टर्मिनेट कर लेगा। तो मैं यहाँ अलग से नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधा बता दे रहा हूँ। ये क्या बनेगा बच्चों, ये थोड़ा सा बच्चे ने गड़बड़ लिखा हुआ है, ये बनेगा CO2। और इनफैक्ट CO2 भी पता है आप लोग कैसे बनाओ, कॉमन अच्छा वाला, मतलब एक डबल बॉन्ड O ये है, एक O ये है, रेडिकल देख लो बेटा, एक ये कार्बन तोड़ के लाया है, एक ये ऑक्सीजन का बचा हुआ है, तो आपस में चेन टर्मिनेट कर लेगा, तो CO2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है CO2 कैसे बन रहा है बच्चों? हेलो, बोलना पड़ेगा। अब बेटा ये जो C6H5 रेडिकल है, ये कहला क्या रहा है, इसकी इंग्लिश भी लिख लेंगे। ये कहलाता है बच्चों फिनाइल का फ्री रेडिकल, क्योंकि मैंने बताया आपको ऐसा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल कहलाता है। जब फिनाइल पे फ्री रेडिकल है तो इट इज़ जनरली कॉल्ड फिनाइल फ्री रेडिकल। आगे बढ़ सकता हूँ, इतना हो गया सबका? चलो कोई रोक नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, लिखेंगे स्टेप 2। इंग्लिश लिखिए सब लोग इकट्ठा। स्टेप 2 की सबसे पहले नाम लिख लीजिएगा। चेन सनलाइट की मौजूदगी में सबसे पहले चेन इनिशिएट होती है और फ्री रेडिकल बनता है, फिर चेन प्रोपोगेट होती है, तो लिखेंगे चेन प्रोपोगेशन। अब कैसे होती है प्रोपोगेट सर? बेटा जो भी फ्री रेडिकल यानी कि इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना है, वो अब आगे अपनी संतुष्टि, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर करने के लिए आगे मारेगा, है ना? वही तो होता है ना, एन आई फॉर एन आई विल ब्रिंग द वर्ल्ड ब्लाइंड टाइप्स। तो भैया इसकी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है, बाकी लोगों आवाज़ कट रही है, मीटिंग आईडी फिर से